भूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। उत्तराखंड राज्य में 14 फरवरी को मतदान होना है और इसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ तैयारियों में लगी हैं। इसी क्रम में सभी राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों के नाम को भी फाइनल करने की कवायद में लगी हैं। अब चर्चाएं ये हैं कि आज या फिर कल प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर सकती हैं। अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल आज भाजपा मुख्यालय में यमुनोत्री विधानसभा सीट से आए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सिटिंग विधायक केदार रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही किसी और मूल्य कार्यकर्ता को यहां से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग दोहराई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हर कदम पर घेरने की कोशिश में लगी है। हल्द्वानी में आज कांग्रेस के नेता यशपाल आर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस ने एक बुकलेट भी लॉन्च की जिसका नाम है आमदनी न हुई दुगना, दर्द 100 गुना। यशपाल आर्य ने यह कहा कि पिछले 5 सालों में किसानों की आमदनी ना तो दुगनी हुई जबकि दर्द 100 गुना बढ़ गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन किसानों के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा हुआ और कुछ नहीं। इस बुकलेट में ये सब बताया गया है। कर्ज के आकंठ में किसान कैसे डूबा है, किसान खेती से दूर हो रहे हैं और मजदूर मजदूरी के लिए तरस रहे हैं। पशुपालन भी किसानों के लिए फायदे का सौदा अब साबित नहीं हो रहा है। यही नहीं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक जुमला बन के रह गया है। निजी बीमा कंपनियों की किसान लूट योजना खूब चली है। इन सारी बातों का जिक्र इस बुकलेट के अंदर किया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से एक बुकलेट को लॉन्च किया गया है। यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बुक को लॉन्च किया है। बीजेपी को घेरने की तैयारी कांग्रेस के द्वारा लगातार और हर स्तर पर हो रही है और इस बुकलेट को लॉन्च करके आमदनी बढ़ी नहीं, दर्द 100 गुना कहते हुए तमाम बातों का जिक्र इस बुकलेट के अंदर किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो जनता के साथ किया है, किसानों के साथ उन्होंने किया है, उसका लेखा जोखा है। संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि जो महंगाई के सरकार द्वारा महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम जब पहले 2014 में जोर शोर से किया करते थे, आज उन्होंने महंगाई को चरम सीमा पर ला खड़ा किया है। महंगाई आसमान को छू रही है, जनता त्रस्त हो चुकी है, हर वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, गरीब को रोटी नसीब नहीं हो रही है और किसानों के साथ जिस तरह से जाति जुल्म इस सरकार में हुए हैं, केंद्र सरकार ने किए हैं। तो देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत ने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की है। विजय रावत की मुलाकात के बाद अब चर्चाओं ने तूल पकड़ लिया है। चर्चा ये है कि जल्द ही विजय रावत बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो प्रदेश में चुनावों की तिथि के साथ अब नामांकन की भी तिथि नजदीक आ गई है और ऐसे में पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। अगर बात अल्मोड़ा विधानसभा की करें, जो लगातार एक दूसरे के पाले में रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस लगातार इस पर काबिज होती रही हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी 60 पार के नारे के साथ इस सीट पर पुनः काबिज होने के लिए मंथन में लगी है। बहरहाल बीजेपी जिला संगठन इस सीट को लेकर के आश्वस्त दिख रहा है। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने इसको लेकर के कहा है कि बीजेपी 1 या 2 दिन में टिकटों को यहां से फाइनल कर देगी और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख से लेकर के प्रदेश तक एक मजबूत संगठन है जो लगातार अपना कार्य कर रहा है।
तो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं और इसके तहत मसूरी विधानसभा में 41 संवेदनशील बूथ को चिन्हित किया गया है। साथ ही 70 लोगों के खिलाफ शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए 17-16 के तहत बाउंड भी किया गया है। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने यह बताया है कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 178 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 41 संवेदनशील बूथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और मसूरी और गढ़ी कैंट कोतवाली के अंतर्गत 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट को बूथ की जानकारी के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया है कि शांति भंग की आशंका को देखते हुए 70 लोगों के खिलाफ 17-16 के तहत कार्रवाई करते हुए उनसे निजी मुचलके भरवाए गए हैं। इसके अलावा मसूरी विधानसभा में शांतिपूर्ण तरह से चुनाव को संपन्न किए जाने को लेकर के प्रशासन और पुलिस के द्वारा भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो मसूरी विधानसभा है इसमें 178 पोलिंग बूथ हैं, 178 बूथ। और अगर वोटर्स देखें तो 1,30,677 वोटर हैं, जो 5 जनवरी को हमने फाइनल प्रकाशन कर दिया है। लेकिन अभी भी मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर किसी का नाम छूटा है तो प्लीज़ अपना नाम एक बार अपने बीएलओ से वोटर लिस्ट से देख लें। और चूंकि उसकी 18 जनवरी तक लोग अपना नाम इसमें अभी शामिल करा सकते हैं, आज भी उसका डेट है। हम काफ़ी लोगों को बीएलओ को हमने भेजा भी है। तो पूर्व आईएएस सुंदरलाल मोयाल के द्वारा कांग्रेस पार्टी से विधानसभा पौड़ी सीट से टिकट की मांग हो रही है। इसको लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उनके द्वारा विधानसभा में जनसेवा की बात कही जा रही है। वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि जनसेवा के लिए वो राजनीति में आए हैं और अगर वो विधायक बनते हैं तो फिर वो विधायक की सैलरी और वेतन भत्तों का उपयोग जनसेवा के लिए करेंगे। तो खबर मसूरी से है, जहां पे कोरोना विस्फोट ने चिंता बढ़ा दी है और बढ़ते हुए मामले से स्वास्थ्य विभाग बेहद परेशान है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में कोरोना विस्फोट हुआ है। अकादमी के 84 ट्रेनी आईएएस अधिकारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अकादमी और स्वास्थ्य विभाग में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। ट्रेनी अधिकारियों और कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी है, मसूरी में कोरोना विस्फोट हुआ है और आईएएस ट्रेनी अकादमी के अंदर ये कोरोना विस्फोट हुआ है, जब अकादमी के 84 ट्रेनी आईएएस अधिकारी जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अकादमी और स्वास्थ्य विभाग में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। ट्रेनी अधिकारियों और कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त मसूरी से बड़ी खबर है। कोरोना विस्फोट ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते हुए मामले स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, क्योंकि लगातार कोविड के जो केसेस हैं उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अंदाज़ा लगाइए कि अकादमी के अंदर ही 84 ट्रेनी आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो कि संक्रमित पाए गए हैं और अब इन ट्रेनी अधिकारियों और कर्मचारियों को आइसोलेट कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। मसूरी से कोरोना विस्फोट ने चिंता को और ज़्यादा बढ़ाया है। लगातार आप देख रहे हैं कोविड प्रबंधन को बेहतर ढंग से करने के लिए मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना घातक है। लगातार बहुत तेज़ी के साथ ये फैल रहा है और यही वजह है कि इतनी भारी संख्या में जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब 84 ट्रेनी आईएएस अधिकारी आप समझें कि एक साथ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोरोना विस्फोट ने चिंता बढ़ा दी है और बढ़ते हुए मामले से स्वास्थ्य विभाग भी परेशान है। तो अकादमी के 84 ट्रेनी आईएएस अधिकारी जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, ये बड़ी जानकारी है। अकादमी और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके बाद आइसोलेट किया गया है और लगातार उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में आप देख रहे हैं कि जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और स्पेशली मसूरी में ये केस काफ़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होते हुए आपको दिखेंगे और उसमें भी 84 एक साथ एक ही जगह पर कोविड संक्रमित पाए गए हैं। अकादमी के अंदर आप देखिए कि 84 ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं जो कि
कोविड संक्रमित पाए गए हैं। आइसोलेट सभी को कर दिया गया है। सभी के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी हो रही है, लेकिन अभी आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि फिलहाल अभी कोविड से राहत मिलती हुई नजर आ नहीं रही, क्योंकि केसेस काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, मसूरी से ये बड़ी जानकारी है। 84 ट्रेनी आईएएस अधिकारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है, जो कि लगातार मसूरी के अंदर कोविड के जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं, और अब इन सभी 84 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों को आइसोलेट कर दिया गया है। इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, जहां पर डॉक्टर्स लगातार इनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है, इतनी संख्या में एक साथ केसेस आने के बाद जो स्वास्थ्य महकमा है वो परेशान है। दूसरा ये भी है कि टेंशन भी है, और अब इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए उसके तमाम उपाय किए जा रहे हैं। खबर काशीपुर से है। काशीपुर के ग्राम सरवरखेड़ा मिस्सरवाला में भाजपा नेताओं के ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान ने बीजेपी की नींद को जगा दिया है। इस पर भाजपा नेताओं ने दावा ये किया है कि इस बार जसपुर विधानसभा में बीजेपी एक बार पुनः वापसी करेगी, और उसके बाद इस क्षेत्र का चौमुखी विकास किया जाएगा। तो बीजेपी ने 60 पार का नारा दिया है। बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। जसपुर के अंदर भी बीजेपी वापसी अपनी करने वाली है। ये कहते हुए बीजेपी एक बार फिर से मिशन मोड में लगी हुई है। काशीपुर में एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात को पहुंचा रही है, और जनसंपर्क अभियान में भी तेजी लाई गई है। और इसलिए बीजेपी ने यह आश्वस्त किया है कि एक बार फिर से रिकॉर्ड मतों से बीजेपी यहां से अपनी जीत को सुनिश्चित करेगी। तो बीजेपी ने 60 पार का नारा दिया है, और अब उसी को आगे बढ़ाने के लिए मिशन मोड में बीजेपी लगी हुई नजर आ रही है। डोर टू डोर कैंपेन की बात हो, या फिर अभी जो कि चुनाव आयोग की तरफ से जो परमिशन दी गई है कि 300 लोग बंद कमरे के अंदर या बैंक्वेट के अंदर कोई सभा कर सकते हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन रखना ज़रूरी है। तो बीजेपी इन दोनों ही स्थितियों में आप देख रहे हैं कि लोगों के बीच में जाने की कोशिश लगातार कर रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ हमारे सहयोगी रोहित पुनेठा ने खास बातचीत की है। सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्योंकि चुनावों का वक्त है, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त तैयारियां भी बड़े जोर शोर से होंगी। तो चुनावी तैयारियों को लेकर हम बातचीत करेंगे, चुनावी चुनौतियों को लेकर भी हम बातचीत करेंगे, और क्या एक्सपेक्ट जनता से कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो अब बिल्कुल चुनावों का वक्त आ चुका है, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, तो तैयारी कैसी है और कैसी चल रही है? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है, और हमने सरकार में लगातार काम किए हैं, और उस काम के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है, हम आश्वस्त हैं, हमें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी, और पिछली बार से ज़्यादा बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। तो क्या इशू लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? क्योंकि 5 साल आपकी सरकार रही है, तो कहते हैं कि सरकार रहती है तो कुछ ना कुछ नाराजगी जरूर रहती है। तो क्या चीज़ लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या काम लेकर जनता के बीच जाएंगे? पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं की स्वीकृति हुई है, और हर क्षेत्र में हुआ है। चाहे आज हम रेल सेवा की बात करें, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। पहाड़ में रेल जारी है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, उसके लिए भी ब्रॉडगेज सर्वे का काम शुरू हो गया है। उसके लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। आने वाले समय में
वहाँ भी हमारे पहाड़ों के बीच से रेल जाएगी, जो कभी एक सपना हुआ करता था, वो सारा सपना उत्तराखंड की जनता का पूरा हो रहा है। हवाई सेवाओं की हम बात करें तो देहरादून का एयरपोर्ट उसका विस्तार हो चुका है, आज बड़ा हवाई अड्डा बन गया है। आने वाले समय में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने वाला है। हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में आगे विकसित किया जाएगा, उसकी भी सारी तैयारियां हो गई हैं। चाहे आज पिथौरागढ़ हो, चाहे गौचर की हवाई पट्टी हो, चिन्याली सड़क की हो, सभी का विस्तारीकरण का काम चल रहा है। हर शहर को हवाई सेवा से जोड़े जाने का काम चल रहा है। आज सड़कों की हम बात करें तो ऑल वेदर रोडें, भारतमाला श्रृंखला की रोडें, हजारों किलोमीटर रोडों का काम चल रहा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के सेवाओं में भी अभूतपूर्व तरीके से, चाहे ऋषिकेश में एम्स का संचालन हो, या आने वाले समय में कुमाऊं क्षेत्र के लिए एम्स का सैटेलाइट सेंटर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, लगातार चाहे पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज हो या रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज हो, अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज भी जल्दी ही चलने की प्रक्रिया होगी। सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। सर, स्वास्थ्य की आपने बात की, तो स्वास्थ्य के लिए चुनौती, जो तराई वाले इलाके हैं जहां पर इजीली ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, वहां के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूरस्थ पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि ये डेमोग्राफी है उत्तराखंड की कि कई ऐसे इलाके हैं जो कि दूरस्थ हैं, उनको लेकर कुछ खास तौर पर स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था, क्योंकि कई बार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि टाइम पर नहीं मरीज अस्पताल पहुँच पा रहा है। उनके लिए हमने हेली सेवा की व्यवस्था की है। सरकार ने उड़ान योजना प्रारंभ की है कि जो भी हमारे इमरजेंसी के इस प्रकार के मरीज होंगे उनको त्वरित रूप से बड़े सेंटर पर रेफर किया जाएगा और वहाँ पर हवाई सेवा दी जाएगी। अच्छा, जब से सर उत्तराखंड बना है, एक पैटर्न बड़ा रहा है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक सीसॉ पैटर्न रहा है कि एक सरकार आती है, दूसरी चली जाती है। आपके सामने चुनौती है, आपको लगता है इस मिथक को तोड़ने की? नहीं, ये मिथक टूटेगा और मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर मिथक टूटा है। आपने देखा होगा हरियाणा में कभी सरकार नहीं बनती थी, एक बार बनी, दोबारा बनी, आसाम में एक बार बनी, फिर दोबारा बनी है, उत्तर प्रदेश के अंदर 91 से लेकर है, अब दोबारा यहाँ पर 2017 में वहाँ सरकार बनी थी, वहाँ भी मिथक टूटेगा, उत्तराखंड में भी मिथक टूटेगा। इस बार कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस बार हम अपने काम के आधार पर, उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अब की बार 60 पार, यानी कि हम केवल ये कह नहीं रहे हैं, ये हमारा नारा, ये चरितार्थ होगा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको आशीर्वाद देगी। क्योंकि देखिए, पिछली बार भी एक तरह से बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया था, 57 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो वो अपने आप में उत्तराखंड बनने के बाद एक अभूतपूर्व था। लेकिन इस बार आपको नहीं लग रहा कि कुछ ये इलेक्शंस जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं? मैं अभी अगर ताज़ा मामले की बात करूँ, हरक सिंह रावत जी, आपको छोटा भाई कह रहे थे कुछ वक्त पहले तक, अब नाराज़ हो गए हैं और इतनी नाराज़गी हो गई, पार्टी छोड़ दी, क्या वजह रही सर? देखिए, हमारी पार्टी नीति सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। परिवारवाद, वंशवाद, व्यक्तिवाद, इन सब के खिलाफ चलने वाली पार्टी है। इन सब को कभी हमारी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया है। हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद के आधार पर, हमारी पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद के आधार पर आगे बढ़ती है, उस पर काम करती है, और जो भी इस पर नहीं चल पाता है उस पर पार्टी अपना निर्णय लेती है। क्या मतलब वो टिकट एक्स्ट्रा मांग रहे थे, कुछ तरह की चर्चाएं बहुत थी कि वो टिकट मांग रहे थे, जबकि बीजेपी की नीति है कि एक परिवार एक टिकट, उस पर कायम है बीजेपी अपनी नीति पर? हाँ, बीजेपी उस पर कायम है। तो क्या यही वजह रही उनके पार्टी छोड़कर जाने की? देखिए, चूंकि आप वो पार्टी छोड़ चुके हैं और उनके बारे में सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, और हमने कहा है कि हमने एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट देंगे, हमारी पार्टी ने तय किया है। तो क्या मतलब मनाने की कोशिश हुई आपके स्तर पर, पार्टी के स्तर पर उनको? देखिए, ऐसा है कि जब तक वो हमारी पार्टी में थे और लगातार हमने उनका मान सम्मान किया, उन्होंने बहुत जो भी बातें कही, उन बातों को यथासंभव हमने कोशिश करी उसका रास्ता निकालें जी। और जब पार्टी के अनुरूप कोई चीज़ें नहीं होती हैं तो पार्टी उस पर निर्णय लेती है, और पार्टी ने निर्णय ले लिया। अब वो कह रहे हैं, बल्कि उनकी कुछ तस्वीरें भी आई थी, वो फूट फूट कर रोए भी थे, तो अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, कांग्रेस ही मेरा घर है, अब मैं घर वापसी करूंगा। हालांकि कांग्रेस ने भी ओके नहीं किया। अब ये कांग्रेस को तय करना है उन्हें क्या करना है, हमारी पार्टी ने निर्णय ले लिया। अच्छा सर, एक भू कानून को लेकर बड़े सवाल उठते हैं कि भू कानून की ज़रूरत है उत्तराखंड में, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो दिल्ली नोएडा के बड़े बड़े व्यापारी हैं वो आकर इन्वेस्ट करते हैं, उस किसान की ज़मीन खरीदते हैं, बाद में वही किसान अपनी ज़मीन पर नौकरी कर रहा होता है। तो इसको लेकर क्या आप लोगों का रणनीति है, क्या सोच है? नहीं, भू कानून के लिए हमने कमेटी बनाई है और वो कमेटी काम कर रही है। उसमें निश्चित रूप से कुछ चेंज होंगे, कुछ बदलाव होंगे, ज़रूरतें हैं, उसको हम करेंगे भविष्य में।
अच्छा, एक देवस्थानम बोर्ड का भी मसला था, हालांकि उसको अब भंग कर दिया गया है, तो आपको लग रहा है कि जो नाराजगी चल रही थी पुरोहितों की वो अब ठीक हो गया है? हाँ, हमने सबसे बात करके उसको देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया है। सारे पुरोहित और सारे पंडा समाज के लोग, रावल समाज के लोग, संत समाज के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि सभी ने उसका स्वागत किया है। आपने अपनी उपलब्धियां तो बताई, हरक सिंह रावत जी के बारे में भी बात की, चुनौतियां मानते हैं कुछ अपने सामने? नहीं, चुनौतियां तो होती हैं थोड़ा सा, चूँकि हम अभी और भी बहुत काम करना चाहते थे, थोड़ा उतना समय नहीं मिल पाया। जितना समय मिला उस समय में हमने कोशिश करी, उसका एक एक क्षण और एक एक पल हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के लिए लगाएं, अपने प्रदेश के लिए लगाएं, 1,25,00,000 भाई बहनों के लिए लगाएं। बहुत सी योजनाएं हमने शुरू की हैं, बहुत सारे आगे के प्लान हैं। 2025 में हम जब राज्य का स्थापना दिवस मना रहे होंगे, 25वां स्थापना दिवस, रजत जयंती वर्ष, उस समय हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमने एक विजन सबके सामने दिया है। एक रोड मैप हमने सारे विभागों को कहा है, उस रोड मैप के आधार पर हम हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हरीश रावत अभी कांग्रेस की जो चुनाव कैंपेन कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, वो लगातार बड़े हमलावर हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो मैंने उनसे भी अभी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू किया था, बात की थी, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि मगरमच्छों ने मुझे घेर रखा है। तो मैंने इस पर उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मगरमच्छ ईडी है, मगरमच्छ सीबीआई है और सेंटर में बीजेपी है, ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। देखिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, उनको जनता ने देखा है किस प्रकार से उनके राज्य में, उनके शासनकाल में जो कारनामे हुए हैं वो जनता से छुपे हुए नहीं हैं। उनके ऐसा कहने से इस प्रकार के लोगों से एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश है। जनता से उनको कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उनका शासन जनता ने देखा है किस प्रकार से उस समय में काम हुए हैं, किस प्रकार से काले कारनामे हुए हैं, किस प्रकार से माफियाओं का शासन हुआ है, किस प्रकार से गुंडों का शासन हुआ है। काम और उनके काम जो है हमेशा जो है वो उल्टे रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ने उनको देखा है। दावा तो वो भी कर रहे हैं इस बार चुनाव में कि हम भी इस बार उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे, और जो 2-3 सर्वे भी हाल फिलहाल में सामने आए हैं, वो सर्वे कहते हैं कि मतलब मुकाबला बराबरी का है। हालांकि अपर एज बीजेपी को दिख रहा है, लेकिन फिर भी मान रहे हैं कि फाइट नेक टू नेक है। क्या आपको ग्राउंड पर ऐसा फील होता है जब जाते हैं? नहीं, कहीं कोई फैसला, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, और दूर दूर तक कहीं कोई मुकाबला नहीं है। ये केवल नेताओं तक सीमित है, इस प्रकार की बात है। जनता एक तरफा जो है भाजपा का शासन चाहती है, भाजपा की सरकार चाहती है, ऐसी सरकार चाहती है जो केंद्र की सरकार के साथ चले, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले। उनके यहाँ यही पता नहीं है कि अब कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अभी कुर्सी बहुत दूर है और कुर्सी की लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। अच्छा सर, इस बार क्योंकि इलेक्शन जो चुनाव आयोग है उसने एक नई गाइडलाइंस जारी की हैं प्रचार को लेकर खास तौर पे, तो आपको लग रहा है कि क्या उससे कुछ प्रचार पर अंतर पड़ेगा, या मतदाता तक नेताओं के पहुंचने पर कुछ अंतर पड़ेगा, या बीजेपी उसका कोई सोल्यूशन निकाल रही? देखिए, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है जी, उस गाइडलाइन के आधार पर सभी राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए। हमारी पार्टी ने वर्चुअल प्रचार अपना शुरू कर दिया है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। चूँकि कोरोना भी है, महामारी भी है, इस महामारी में हमने सबके स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है। सब हमारे लिए सबसे पहले जान माल की सुरक्षा है और चुनाव भी जरूरी है, दोनों काम होंगे। और लोकतंत्र का महापर्व है, वो सब चलेगा। और हमने ई जनसभाएं इसके लिए प्रारंभ कर दी हैं। ई जनसभा हमारी प्रारंभ हो गई हैं और लगातार हजारों लोगों से हम संवाद कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, जैसी स्थिति होगी उसके अनुरूप। टिकट कब तक फाइनलाइज हो जाएंगे सर? टिकट में हमारी पार्टी ने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलने वाली पार्टी है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर के सभी का चुनाव समिति में सब लोगों ने चर्चा करने के बाद यहाँ नाम आ गए हैं। अब जो नाम उपयुक्त पाए जाएंगे उन्हीं नामों में से सबका चयन होना है। उन्हीं जो नाम पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में से आए हैं वही यहाँ से लगभग सभी नामों पर यहाँ चर्चा होगी और उन नामों में से जो नाम उपयुक्त पाए जाएंगे वो नाम घोषित किए जाएंगे। क्या महिलाओं को लेकर क्योंकि कुछ खास तैयारी की गई है महिला वोटर को रिझाने को लेकर, क्योंकि अभी यूपी में हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी को भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह घूम रही हैं और कह रही हैं कि 40% टिकट मैं यूपी में महिलाओं को दूंगी। तो क्या ये किसी तरह की चुनौती है और क्या कुछ खास महिलाओं के लिए आपकी कोई योजनाएं आगे के लिए? देखिए, अभी कल ही एक बड़ा निर्णय वहाँ पर हुआ है जी। महिला कांग्रेस की उत्तराखंड की जो प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या थी जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा
ज्वाइन की है और उन्होंने कहा है कि मैं जो कांग्रेस में करना चाहती थी महिलाओं के लिए वो वहाँ पर नहीं कर पाई, इसलिए भाजपा में आ रही है। तो भाजपा में हमारे साथ मातृशक्ति का सम्मान होता है, हमें मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें आशीर्वाद देंगी, क्योंकि हमने बहुत सारी योजनाएं मातृशक्ति के लिए प्रारंभ की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, चाहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, या उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर गैस में गैस का सिलेंडर और चूल्हा पहुंचाने की बात हो, या आज आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी को 5 लाख रुपए तक का जो है फ्री में सुरक्षा कवच देने की बात हो, ये सारे काम महिलाओं के लिए किए गए हैं। हमने भी उत्तराखंड में महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। इस योजना के माध्यम से दो पहले पैदा होने वाली 2 पुत्रियों के उस माँ और बेटी के लिए जो सामान चाहिए होता है वो सामान उस किट के माध्यम से हम देने का काम कर रहे हैं। हमने छोटे बच्चे जो हमारे अनाथ हो गए हैं इस कोरोना महामारी में, उनके लिए हम वात्सल्य योजना लेकर आए हैं और वात्सल्य योजना में हमने सभी बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था की है। ऐसे बहुत सारे काम हमने मातृशक्ति के लिए किए हैं। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि मातृशक्ति का आशीर्वाद मिलेगा और बड़ी संख्या में मिलेगा। और इसलिए आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि सरकार हाँ, बिल्कुल आश्वस्त हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और अब की बार हमने नारा दिया है अपने काम के आधार पर कि अब की बार 60 पार। ये मैं कोई अहंकार में नहीं कह रहा हूँ, हम अपने काम के आधार पर कह रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुष्कर सिंह धामी जी आपको और आपकी पार्टी को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।